Hello everyone, this is Abhinav and welcome to Electrical for All. Today we are going to start about the lecture 3 basics of transmission, where we are going to discuss about economics of power transmission, economic choice of transmission voltage, economic choice of conductor size, and the most important in this topic, Calvin's law. ओके तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो पहला टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन. इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमिक्स हम जैसे इंजीनियर्स के लिए जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे इंजीनियरिंग के लिए. क्यों? इसका कारण ये है कि हम कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी चीज बना सके. ठीक, अगर आप इंजीनियरिंग या इंजीनियर की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो वहां पे ये चीज लिखी हुई है, एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो अच्छे से अच्छा सामान कम से कम कॉस्ट में बना सके कि वो सबके लिए रिलायबल हो. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है. अगर हम कोई पावर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करते हैं तो एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे काम को कॉमर्शियल एक्सपेक्ट से लेकर करे. ठीक, तो उसका पहला जो जॉब होता है, ही मस्ट डिजाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन स्कीम इन अ वे दैट मैक्सिमम इकोनॉमी इज अचीव्ड. पहला जॉब ये होता है. दूसरी जॉब होती है द इकोनॉमिक डिजाइन एंड लेआउट ऑफ अ कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन स्कीम इज आउटसाइड द स्कोप. ओके, तो मेन जॉब यही है कि हमको क्या करना है, इकोनॉमी को अचीव करना है. तो इकोनॉमी को अचीव करने के लिए यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहला है इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज, ओके, एंड दूसरा है इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज. ठीक, सबसे पहली बात कि हम कंडक्टर का इकोनॉमिक साइज चूज करें कि हमको कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा करंट ट्रांसफर हो पाए, है ना. और दूसरी बात कि हम एक ऐसा वोल्टेज सेलेक्ट करें, ठीक, जिससे कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो उसमें कम इंसुलेशन देना पड़े या वो कम कॉस्टली हो. ओके, तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे वो है इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज. ओके, तो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या बोलता है ये हम देखते हैं. ओके, तो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, as a transmission voltage is increased, the volume of conductor material required is reduced. ओके, ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कंडक्टर मटेरियल जो है वो जिसका कंडक्टर मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक, जो कि एक्सपेंडिचर ऑन कंडक्टर मटेरियल को क्या कर देगा, कम कर देगा. ठीक, लेकिन ये तो सिर्फ कंडक्टर मटेरियल की बात हुई, लेकिन उस कंडक्टर के साथ बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी होती हैं, है ना. तो अगर हम और सारी ऑपरेटर्स एंड और सारे इक्विपमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर है, लाइटनिंग अरेस्टर है, इंसुलेशन है, सपोर्ट है, कंडक्टर है. सिर्फ कंडक्टर ही एक चीज नहीं है हमारे पावर को ट्रांसफर करने के लिए. सिर्फ कंडक्टर से तो हम पावर ट्रांसफर कर नहीं सकते, उस कंडक्टर को हमको किसी ना किसी सपोर्ट पे खड़ा करना होगा. उसके लिए उसके वोल्टेज के कन्वर्जन के लिए वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए स्विच गियर लगेगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा, इंसुलेशन लगेगा, सपोर्ट लगेगा. तो इन सब का भी कॉस्ट वहां पे आता है. ठीक है, तो अगर हम एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको इन सारे कॉस्ट पे काम करना होगा. अंडरस्टूड? तो इन सारे कॉस्ट पे काम करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं. लेकिन इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है? द ट्रांसमिशन वोल्टेज फॉर विच द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल apparatus इज मिनिमम इज कॉल्ड इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज. इन सारी चीजों का कॉस्ट जब मिनिमम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज. ओके, तो यहाँ पे एक कर्व बनाया गया है. एक्स एक्सिस पे मेरा ट्रांसमिशन वोल्टेज और वाई एक्सिस पे क्या, कैपिटल कॉस्ट. इन सारे कॉस्ट को ऐड करके एक कर्व बनाया गया.
अब वो कर्व क्या है, एक पैराबोला टाइप कर्व है। अब ये कर्व से क्या होगा, जो इस कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कि द लोएस्ट पॉइंट P ऑन द कर्व गिव्स द इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। आप देख सकते हो कि ये P पॉइंट क्या है, इसका लोएस्ट पॉइंट है। और अब इस लोएस्ट पॉइंट पे हमको एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट तक का वोल्टेज हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, OA। और उस OA वोल्टेज के लिए कैपिटल कॉस्ट क्या होगा, OB। अंडरस्टूड। तो OA जो है वो क्या है, ऑप्टिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज है, और उसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा, OB। अंडरस्टूड। तो एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का कि हम क्या करें, एक कर्व बनाएं। कर्व कैसे बनेगा, कर्व बनाने के लिए हमको अलग अलग ट्रांसमिशन वोल्टेज चाहिए होंगे, अलग अलग ट्रांसमिशन वोल्टेज पे हर इक्विपमेंट का कॉस्ट चाहिए होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक कर्व बनाया गया, हर ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए कितने इक्विपमेंट का कॉस्ट आएगा, तो 4-5 ट्रांसमिशन वोल्टेज लेकर के उनका एक कर्व बनाया गया। तो उसमें जो ऑप्टिमम वोल्टेज मिला कि भैया इतने वोल्टेज पे ये कॉस्ट मिल रहा है, तो जो सबसे ऑप्टिमम कॉस्ट होगा उस ऑप्टिमम कॉस्ट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उसके ट्रांसमिशन वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे वो ऑप्टिमम कॉस्ट आ रहा है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत रेयरली यूज होता है ना। रेयरली यूज इन द सेंस कि इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो डिटरमाइन नहीं होती है, एक्यूरेसी बहुत ही डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत कम है इसकी। तो एक एम्पेरिकल फार्मूला डिजाइन किया गया जो कि अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी रूल में भी फॉलो किया जाता है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन लाइन का वो है V = 5.5 अंडर रूट 0.62L प्लस 3P डिवाइडेड बाई 150। ओके, तो ये जो यहाँ पे V आएगा वो है लाइन वोल्टेज, है ना। V = लाइन वोल्टेज जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, इकोनॉमिकल वोल्टेज जो फाइंड आउट होगा यहाँ से। P है मैक्सिमम किलोवाट पर फेज टू बी डिटरमाइन टू अ सिंगल सर्किट। ओके, L क्या है मेरा, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर। तीन सारी वैल्यूज को जो हमको फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक दैट कि L की वैल्यू और P की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा कि कितने लेंथ और कितने पावर के लिए हमको कितना वोल्ट रखना है। ठीक, तो ये जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है जनरली 15 to 30 किलोमीटर के लिए 11 kV, 30 to 60 के लिए 33, 60 to 100 के लिए 66 एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया में बात करें तो 33, 63, 66, 132, 220 और 400 kV आपको मिलेगा देखने को, है ना। तो ये हुआ एक तरीका क्या, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज का, कि ट्रांसमिशन वोल्टेज को इकोनॉमिकली कैसे सेलेक्ट किया जाए। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कि कंडक्टर के साइज को कैसे इकोनॉमिकली क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए, है ना। तो क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्या, कंडक्टर। तो कंडक्टर का कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम। क्या है, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द लाइन इज मिनिमम, है ना। इसी को बोला जाता है क्या, कैल्विन्स लॉ। ठीक, कंडक्टर का इकोनॉमिकल एरिया वो होगा जिसके लिए टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होगा वो मिनिमम होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एरिया कैसे एनुअल कॉस्ट को कम और ज्यादा कर सकता है ना। एरिया कैसे एनुअल कॉस्ट मतलब वार्षिक खर्च जो है उसको कैसे कम और ज्यादा कर सकता है ना। तो एरिया बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर इस कंडक्टर का एरिया बहुत ज्यादा है ना, तो ये लॉस भी बहुत ज्यादा करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप है ठीक, मान लो लेंथ ज्यादा है कंडक्टर का, तो वो क्या, एरिया छोड़ो वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो लेंथ है तो लेंथ से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, कॉमन सी बात है ना। अगर पैसे ज्यादा लगेंगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट भी बढ़ेगा। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, अगर एरिया ज्यादा रखोगे तो सपोर्ट आपको हैवी देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, इंसुलेटर्स हैवी देने पड़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान पे रखना पड़ता है। तो कौन से ऐसे साइज को सेलेक्ट किया जाए।
अब उसके बाद बात आती है कि अगर आप एक ट्रांसमिशन लाइन बैठा रहे हैं, एक पावर प्लांट बैठा रहे हैं, तो बैंक से लोन लेने पड़ते हैं। जो भी मान लीजिए जो स्टेट ओनर है, या आपका स्टेट ओनर हो गया, या कोई सेल्फ आदमी हो गया जिसने ये सिस्टम डेवलप किया, उसने बैंक से लोन लिया, उस लोन से ये सिस्टम क्या किया, डेवलप किया। तो उस लोन का भी कुछ कॉस्ट होता है, इन द सेंस कि उस लोन पे क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक, तो वो जो ब्याज है या जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी एनुअल कॉस्ट में ऐड होता है ना, कि उस ट्रांसमिशन लाइन को या उस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है ना। क्योंकि आप तो फाइनली वो पैसे पे करोगे, तो पैसे पे करोगे तो उसका इंटरेस्ट भी उसके एनुअल कॉस्ट में ऐड होगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं डिप्रिसिएशन, एक टर्म सुनने को मिलेगा आपको आगे चल के। डेप्रिसिएशन क्या है कि जस्ट लाइक दैट कि आपने आज एक बाइक खरीदी 60,000 रुपीज में, है ना, कितने में, 60,000 रुपीज में। क्या कल आप उसे जब बेचोगे या 10 दिन बाद जब आप उसे बेचोगे तो कोई उसे 60,000 में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑब्वियस से जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज होती है ना। जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मान लीजिए आपने 60,000 में खरीदा और कल उसका कॉस्ट क्या हो गया, 50,000, तो कितने का लॉस हुआ आपको, 10,000 रुपए का। तो डेप्रिशिएट कितना कर गया, 10,000। तो वहां पे डेप्रिशिएशन कॉस्ट भी आ जाता है ना। जो भी कंडक्टर है, मान लीजिए आपने कंडक्टर यूज किया है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर यूज किए हैं, तो उन ट्रांसफॉर्मर का डेप्रिशिएशन कॉस्ट भी होगा। ठीक है, कल आप उसे जिस दाम में खरीदे हैं उसी दाम में बेच नहीं सकते। उसके बाद जिस पैसे से आपने खरीदा है उसका इंटरेस्ट जो कि आपने बैंक से लिया है ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये सारे जो कॉस्ट होते हैं ये सारे बहुत चीजों पे निर्भर करते हैं। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए कि एक इकोनॉमिक चॉइस क्या कंडक्टर का इकोनॉमिक साइज क्या सेलेक्ट किया जाए, ये कैल्विन्स ने बताया। ठीक, कैल्विन्स, लॉर्ड कैल्विन, जिन्होंने 1881 में ये डिस्क्राइब किया था, है ना। तो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। एक था एनुअल चार्ज और एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन द कंडक्टर। एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन द कंडक्टर, क्यों वेस्टेड, क्यों भाई, कंडक्टर है तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, आपने एनर्जी बनाई 1 किलोवाट, है ना। अब उस एनर्जी 1 किलोवाट की एनर्जी को आपने एक जगह से बिहार से उत्तर प्रदेश भेजा। ठीक, तो क्या उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट एनर्जी पहुंचेगी? नॉट पॉसिबल, बिकॉज उस कंडक्टर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस में वो एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, है ना। तो 1 किलोवाट एनर्जी बनाने में मान लीजिए 100 रुपए लगे, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश पहुंची कितनी एनर्जी, 90 रुपए की, तो आपको वहां पे भी 10 रुपए का लॉस हो रहा है ना। तो इन सारी चीजों को सेलेक्ट करके कैसे हम इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर या इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज सेलेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले पे। तो एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले क्या बोलता है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एंड डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, इन केस ऑफ ओवरहेड सिस्टम इट विल बी द एनुअल इंटरेस्ट एंड एनुअल इंटरेस्ट, एक टॉपिक क्या हो गया, एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। ठीक, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, सपोर्ट, इंसुलेटर एंड द कॉस्ट ऑफ देयर एरेक्शन। कॉस्ट ऑफ देयर एरेक्शन का मतलब क्या, कि उनको बैठाने में जो खर्च लगा, लेबर चार्ज लगा, बहुत सारी चीजें, है ना। तो किन किन दो चीजों पर डिपेंड करता है मेरा एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले, क्या क्या, एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ओके, तो अब देखिए, जो आप इंसुलेटर लगाओगे, है ना, इंसुलेटर लगाओगे उसका जो कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इंसुलेटर का कॉस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए एक कॉस्ट हमने उठा लिया P1 इंसुलेटर के लिए, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिनका कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन जो कंडक्टर है, का जो कॉस्ट होगा वो प्रोपोर्शनल टू उसके क्या, क्रॉस सेक्शनल
एरिया होगा, है ना। जितना आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे या घटाओगे, कंडक्टर का चार्ज भी उसी के अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे दो टर्म लिए गए हैं एनुअल चार्ज में, एक तो ऐसे पॉइंट जिनका कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, प्लस P2A, P1 प्लस P2A। P2 क्या है, P1 और P2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और A क्या है, A इज द एरिया, ठीक। तो P1 सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज है जिसके प्राइस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और P2A वो चार्ज है जिसके प्राइस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एनुअल कॉस्ट ऑन कैपिटल आउटले। उसके बाद बात करते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। तो अगर एनर्जी वेस्ट की बात करें तो एनर्जी वेस्ट किसके कारण होगी भैया, कौन सा टर्म आता है, I²। और अब वेस्टेज वो प्रोपोर्शनल है किसके, R के, है ना, और R किसके प्रोपोर्शनल है, L/A के, है ना। एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, या आपका वॉल्यूम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो L/A है, as resistance is inversely proportional to the area of the conductor, therefore energy lost in the conductor is inversely proportional to the area of cross section, inversely proportional to the area of cross section। समझ रहे हैं इसकी बात, इसका मतलब, ठीक है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड भी क्या हो जाएगा, P3/A। तो P3 भी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो ये क्या हो गया, P3/A। अब हमने क्या किया कि हमको जो दो टर्म मिले, एक क्या P1 प्लस P2A, और दूसरा क्या मिला, P3A। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल एनुअल कॉस्ट हमको मिल जाएगा। तो P1 प्लस P2A प्लस P3A क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। अब फाइनली हमको क्या मिलेगा, P1 प्लस P2A प्लस P3/A। अब कैल्विन्स क्या कहते हैं, जो एक्सप्रेशन 3 है उसमें कैल्विन्स बोलते हैं कि भैया कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो तभी मिनिमम हो सकता है जब हम पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें, ठीक है। the transmission line will be minimum if we differentiate the cost with respect to A, ठीक है। अगर हम कॉस्ट को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू A और वो डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो D/DA ऑफ टोटल कॉस्ट शुड बी 0, तब हमको क्या मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। तो हमने क्या किया भैया, उनकी बात मानी और कर दिया डिफरेंशिएशन। तो D/DA P1 प्लस P2A प्लस P3A इक्वल्स टू 0। P1 कांस्टेंट था तो P1 के लिए हो गया 0, P2A का क्या हो गया, P2, और P3/A का क्या हो गया, माइनस P3A², है ना, माइनस P3A²। तो P2 माइनस P3A² इक्वल्स टू 0। तो P3A² को उस साइड भेजा और P3A² में से एक A निकाल के इधर भेज दिया, तो वो क्या हो गया, P2A इक्वल्स टू P3A। तो इससे क्या समझ में आया, P3A कौन सा चार्ज था, P3/A कौन सा चार्ज था भैया, एनर्जी वेस्टेड वाला, ठीक। और P2A कौन सा चार्ज था, वेरिएबल चार्ज, ठीक है, एनुअल का वेरिएबल चार्ज। P1 जो था वो क्या था, मेरा कांस्टेंट, और P2A जो था वो क्या था, वेरिएबल चार्ज। तो वेरिएबल पार्ट ऑफ एनिमल नहीं, एनुअल, ओके, सम मिसप्रिंट्स आ गया, एनुअल चार्ज, वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज शुड बी इक्वल्स टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हमको मिनिमम चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो कैल्विन्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेट in another way. It means the most economical area of conductor is that for which variable part of annual charge is equals to the cost of energy loss. तो कैल्विन्स लॉ को दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर वो होगा जिसके लिए वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज इक्वल हो कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस के। अंडरस्टूड। तो ये हो गया मेरा क्या, कैल्विन्स लॉ। इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो हमको दो तरह के अलग अलग चार्ज मिले थे, एक था एनुअल चार्ज जिसकी वैल्यू थी क्या, P1 प्लस P2A, और एक था क्या, एनर्जी वेस्टेड चार्ज, तो उसकी वैल्यू क्या थी, P3A।
तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरा कंडक्टर का एरिया है और वाई एक्सिस पे एनुअल कॉस्ट है। तो P1 प्लस P2A आपको फर्स्ट कर्व में दिख जाएगा ये वाला, और P3A सेकेंड कर्व में दिख जाएगा, और ये टोटल कॉस्ट है ये P1 प्लस P2 प्लस P3A। ठीक है, तो अब जब हम इनका समेशन, इनका जब लोएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने को कोशिश करेंगे तो वो होगा क्या, P, और P से P पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। उस P पॉइंट के लिए जो P पॉइंट पे जो एरिया मिला O से A मान ले या और इसको B मान ले, उसके लिए टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, OB। तो OA के लिए, OA एरिया के लिए कॉस्ट क्या मिल रहा है, OB। ये क्या है, इकोनॉमिकल है ना। तो यही है मेरा क्या, कैल्विन्स लॉ। इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कैल्विन्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। For more videos you can subscribe Electrical for All. Thank you so much.